स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, नरेंद्र मोदी की घनघोर बेइज्जती बिहार में। बताएंगे कैसे मोदी ने रैली के अंदर राष्ट्रीय जनता दल को चुनाव चिन्ह लालटेन को लेकर निशाना साधने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन अगली ही रैली में मोदी का फैक्ट चेक हो गया और तुरंत नरेंद्र मोदी की हुई है जोरदार तरीके की बेइज्जती। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव के प्रचार ने पहले दिन में किस तरीके से धूल उड़ाया है दोस्तों, और इसके बाद आज किस तरीके के होंगे कार्यक्रम, डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और चिराग पासवान ने अपने ही गठबंधन की पोल सबके सामने खोल दी है दोस्तों, इसी के साथ में बताएंगे कैसे एक बड़े समाज का अपमान करने के बाद अब फोटो पर फोटो डाल डालकर अपने आप को समाज का हितैषी बताने की कोशिश करने लगे हैं भाजपाई नेता। डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में बताएंगे कहां पर 150 से ज्यादा नीतीश के नेताओं ने एक साथ दिया पद से इस्तीफा। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तो दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार नरेंद्र मोदी का फैक्ट चेक होकर हो रही जोरदार बेइज्जती से पता चल रहा है कि बिहार परिवर्तन के लिए तैयार है और इस बार बिहार को बाहरी नहीं चलाएंगे बल्कि बिहारी चलाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव पहले दिन यात्रा करने के लिए बख्तियारपुर सिमरी पहुंचे दोस्तों, और तेजस्वी यादव जिस क्षेत्र में मौजूद थे नरेंद्र मोदी उसी क्षेत्र के समस्तीपुर के अंदर यात्रा कर रहे थे दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के गांव में जाकर अपने कैंपेन की शुरुआत की, चुनावी प्रचार की शुरुआत की दोस्तों। नरेंद्र मोदी समस्तीपुर के रैली के दौरान भाषण देते हुए राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साध रहे थे। मोदी समस्तीपुर के दूधपुरा में एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा के दौरान मंच से लोगों को कहते हैं कि आप लोग अपने मोबाइल का लाइट ऑन करिए, और जब लोग सब भरी दोपहरी में मोबाइल का लाइट ऑन करते हैं दोस्तों तो दिखाई भी नहीं देता कि मोबाइल के लाइट ऑन हो रखा है, क्योंकि सूरज की रोशनी ही इतनी ज्यादा है। इसके बावजूद मोदी दोपहर में सबसे लाइट ऑन करने के लिए बोलते हैं, यानी एकदम कुतर्क वाला काम करवा रहे थे दोस्तों। इसके बाद मोदी फोन का मोबाइल का लाइट ऑन करवाकर बोलते हैं कि आप लोगों ने मोबाइल में लाइट ऑन किया है, इससे रोशनी आ रही है, तो आप लोगों को लालटेन की क्या जरूरत है, यानी राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह की क्या जरूरत है दोस्तों। लेकिन मोदी ये भाषण देकर चले गए। लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बनाया और बोला कि कैसे एक प्रधानमंत्री लोगों के बीच में जाकर उनसे भरी दोपहरी में फोन का लाइट ऑन करवाकर ये बातें बोल रहा है, एकदम कुतर्कपूर्ण काम किया जा रहा है दोस्तों। और मोदी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में 24 घंटे लाइट आती है, लेकिन सबको पता है कि अब जब से तेजस्वी यादव ने फ्री बिजली देने का वादा किया और नीतीश कुमार ने आनंद फानन में 125 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान कर दिया, आजकल बिहार में बिजली गायब है। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी को समस्तीपुर के अंदर रैली के दौरान ये बात शायद पता नहीं होगी, या फिर नरेंद्र मोदी जनता को मूर्ख समझ रहे होंगे। लेकिन अगली ही रैली में नरेंद्र मोदी का फैक्ट चेक हो जाता है दोस्तों, और मोदी की एक तरीके से घनघोर बेइज्जती होती है। दरअसल हुआ यह कि नरेंद्र मोदी समस्तीपुर में रैली करने के बाद बीजेपी के विवादित नेता गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में रैली करने पहुंचते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी जब बेगूसराय में रैली कर रहे होते हैं और मंच पर बैठे होते हैं दोस्तों, तभी मोदी के मंच से बिजली गायब हो जाती है दोस्तों, यानी अंधेरा देखने को मिल रहा है। जो लाइट जलाई गई थी वो सारी की सारी बंद हो जाती है दोस्तों। यहां तक कि आसपास के जो पंखे या कूलर लगाए गए थे वो भी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे थे, यानी बिजली पूरे मंच पर चली गई थी दोस्तों। अंधेरा सा हो गया था। इस मामले पर आनंद फानन में बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह मंच पर पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि बिजली वाले भैया बिजली दीजिए, बिजली कैसे कट गई, बिजली दीजिए। यानी मोदी मंच पर बैठे हुए हैं दोस्तों और विकास की बत्ती गुल हो जाती है। और इसके बाद नरेंद्र मोदी और बीजेपी और पूरा का पूरा बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल एक्सपोज हो जाता है दोस्तों। यानी नरेंद्र मोदी एक रैली पहले ही, यानी 1 घंटे पहले ही भाषण देकर राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन पर निशाना साध रहे थे जो रोशनी देती है दोस्तों, लेकिन मोदी के मंच पर ही बिजली गुल हो गई। और इससे पता चल गया कि बिहार में बिजली की बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। और जो लोग बिहार में रहते हैं दोस्तों उन्हें पता है कि बिजली बिहार में है ही नहीं। और नीतीश कुमार ने जब से 125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया है तब से लोगों को फ्री में बिजली देने के नाम पर बिजली ही गायब कर दी गई है। ना बिजली है ना फ्री दी जा रही है। और मोदी को तुरंत फैक्ट चेक होते हुए कहीं ना कहीं अब एहसास हो गया होगा कि ज्यादा भाषणबाजी बिना जाने नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मोदी और उनके साथ में बैठे बीजेपी के नेता जायसवाल की शकल से रौनक हट जाती है दोस्तों, यानी तुरंत बीजेपी का विकास एक्सपोज हो गया, विकास की बत्ती गुल हो गई। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मोदी को अब सबके सामने आकर बयान वापस करना चाहिए, और वैसे भी अगर नरेंद्र मोदी को लगता है कि फोन का लाइट लालटेन से ज्यादा है तो उनको इस समय जब बिजली गुल हो गई थी तो लाइट जलवाना चाहिए था लोगों से मोबाइल में, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि सबको पता है कि खुद एक्सपोज हो चुके हैं। 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई पहुंचती रहे। बेअटक सारी फटाफट खबरें आपको यहां मिलेंगी दोस्तों, इसीलिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट की तरफ, जहां पर
बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी यादव अपनी रैली करने के लिए निकले दोस्तों। बख्तियारपुर सिमरी के अंदर उनकी पहली रैली हुई और इस दौरान भारी संख्या में उनको समर्थन मिला। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को फिर से ट्रैक्टर बनाना शुरू कर दिया है दोस्तों, यानी एक एक दिन में 6-6, 8-8 जगह उनकी यात्राएं चल रही है। महागठबंधन के प्रत्याशी यूसुफ सलाउद्दीन के समर्थन में पहली सभा करने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे और इस दौरान उन्होंने एक सीधी लाइन खींच दी है दोस्तों। लाइन ये है कि बिहार को बिहारी चलाएगा या बाहरी चलाएगा, यह बिहार की जनता को तय करना है। क्या बिहार को बिहारी युवा यानी तेजस्वी यादव चलाएंगे या बाहर से आने वाले, गुजरात से आने वाले मोदी और शाह चलाएंगे? अब ये बिहार की जनता को तय करना है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही लाइन उन्होंने खींचा है, बिहार को जब बिहारी चलाएगा तभी बिहार का विकास होगा, वरना दूसरे राज्य का व्यक्ति आकर तो केवल लूटपाट करेगा। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ऐसे में तेजस्वी यादव ने इस दौरान वीआईपी के नेता मुकेश सहनी को अपने साथ में रखा और आईआईपी पार्टी के नेता आईपी गुप्ता को अपने साथ में रखा दोस्तों। और राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी और मुस्लिम नेता कारी सोएब भी तेजस्वी यादव के साथ में मौजूद थे दोस्तों। इसके साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर तेजस्वी ने एक वादा करते हुए कहा कि मेरी उम्र कच्ची है लेकिन मेरी जुबान पक्की है और इसीलिए जो मैं बोलूंगा वो 100% जमीन पर उतारूंगा, यानी 100% काम पूरा होगा। उन्होंने 17 महीने सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि 17 महीने में 4.5 से 5 लाख रोजगार को नीतीश कुमार के हाथ से बंटवाया। जिस नीतीश कुमार ने कहा था कि क्या तेजस्वी यादव अपने बाप के घर से पैसा लाकर लोगों को रोजगार देंगे, उस नीतीश कुमार से ही तेजस्वी यादव ने रोजगार दिलवाया। इससे पता चलता है कि तेजस्वी यादव रोजगार को लेकर एक सीरियस नेता है दोस्तों। और 17 महीने की सरकार में नीतीश कुमार को ही पलटा दिया उन्होंने और इसके बाद नीतीश कुमार से उन्होंने 3.5 लाख नौकरियों को प्रक्रिया अधीन करवा दिया था दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अब तेजस्वी यादव अपने 17 महीने के सरकार के काम को गिनवाते हुए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि 2 बार 15 से 17 और 22 से 24 के बीच में सत्ता में रहे हैं तेजस्वी यादव, इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है दोस्तों। और तेजस्वी यादव को लेकर एक रुझान है युवाओं के अंदर, जिन्होंने देखा है कि तेजस्वी यादव ने रोजगार दिए और आसपास के लोगों को नौकरी 22 से 24 के बीच में लगी है, तो उससे लोगों को क्लियर है कि तेजस्वी यादव ने जमकर रोजगार बांटे थे दोस्तों। कई सारे एग्जांपल आपको आसपास के इलाके में मिल जाएगा अगर आप बिहार से हैं तो। तेजस्वी यादव के कार्यकाल यानी मात्र 17 महीने के अंदर जमकर रोजगार बांटे गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है दूर दूर तक। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अचानक से बिहार में मुस्लिम समाज का एक हितैषी सामने आया है दोस्तों। चिराग पासवान मुस्लिम समाज के एक बड़े हितैषी के तौर पर मीडिया में बयान देना शुरू कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने और वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी को डेप्यूटी यानी उप मुख्यमंत्री पोस्ट पर उम्मीदवार बनाए जाने के मामले को लेकर तंज कसते हुए चिराग पासवान कह रहे हैं कि मुस्लिम उम्मीदवार को किसी को मौका नहीं दिया गया। उप मुख्यमंत्री के नाम पर घोषणा करने का मुस्लिम समाज के वोट केवल महागठबंधन लेती है और इस तरीके की आलोचना चिराग पासवान कर रहे हैं दोस्तों। ये वही चिराग पासवान है जिनके पिता सेकुलर नेता अपने आप को बताते थे और मुस्लिम समाज के लोगों के वोट के लिए प्रयास करते थे। आज चिराग पासवान बीजेपी के साथ चले गए और मुस्लिम वोटों को तो छोड़िए, मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट तक नहीं देते हैं, यानी इनको उम्मीद ही नहीं है कि मुस्लिम वोट इनको मिलेगा और इसीलिए केवल एक सीट इन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को दी है, 29 में से एक सीट। जबकि तेजस्वी यादव ने 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी ने तो 70 में से 10 उम्मीदवार मुस्लिम समाज के देकर एक नया रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। तो दोनों पार्टियों को मिलाकर यानी महागठबंधन में देखे तो लगभग 29 से 30 सीटें मुस्लिम समाज के लोगों को महागठबंधन ने दिया है, जबकि एनडीए गठबंधन ने केवल 5 सीटें दी है दोस्तों। मुस्लिम समाज के लोगों के वोट के लिए नीतीश कुमार और चिराग पासवान भी लोगों से मुलाकात करते हैं, लेकिन सीट देने की बात आई तो केवल 5 सीट दी गई। ऐसे में अब चिराग पासवान आकर अगर मुस्लिम समाज के लोगों से कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव उनका सम्मान नहीं करते, तो चिराग पासवान को बताना चाहिए कि उन्होंने सम्मान करने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों को क्या दिया। और सबको पता है कि तेजस्वी यादव जो अगले 2 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे वो कौन से समाज से होंगे। कुल मिलाकर दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी की ओर से साफ शब्दों में बोल दिया गया है कि अभी तो जब सरकार बनेगी तो 2 और डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और आप लोग जानते हैं कौन से समुदाय से होंगे। इसी के साथ में दोस्तों पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंस गए थे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को पिछली बार 37 में से 24 सीटों पर मिथिलांचल रीजन के अंदर सबसे ज्यादा समर्थन मिला दोस्तों, जिसके कारण एनडीए गठबंधन की राज्य में सरकार बन पाई। केवल 7 विधायक ज्यादा थे दोस्तों और मिथिला रीजन के अंदर 37 में से 24 सीटें इंडिया गठबंधन के खिलाफ एनडीए को मिला था दोस्तों। इंडिया गठबंधन को 10 से कम सीटें मिली थी और इसीलिए इस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के दबदबे के कारण बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन इस बार इस क्षेत्र में बीजेपी के नेताओं ने इतना बड़ा अंड कर दिया है कि 37 की 37 सीटों पर बीजेपी को अब बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। आपको बता दें कि इस क्षेत्र के सबसे ज्यादा सम्मानित चीजों में से एक पाग पर बीजेपी के नेत्री के विवादित बयान और उसे फेंके जाने के मामले को लेकर अब मैथिली ठाकुर समेत बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर है दोस्तों। इस मामले को विपक्ष ने जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर के द्वारा पारंपरिक पाग का इस्तेमाल एक कटोरे के तौर पर किए जाने के बीच जो हुआ विवाद, तो उसके बाद अब वो तस्वीरें जारी करते हुए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही
है, यानी तस्वीरें दिखाई जा रही है जिसमें वो पाग पहनते हुए सम्मान का भाव दिखाने का प्रयास कर रही है दोस्तों। लेकिन सबको पता है कि ये सम्मान केवल अपनी छवि बचाने के लिए और डैमेज कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में कुछ पत्रकार है जो कहते हैं कि मैथिली ठाकुर अब बकलोली करना बंद करो, क्यों यशस्वी प्रधानमंत्री के मिथिला प्रेम पर कलंक लगाना चाहती हो, ये प्रीत नहीं हमारा मान है, सीधे सरल शब्दों में माफी मांग लो, पार्टी नेतृत्व से कहो कि निर्लज्ज केतकी सिंह को अलीनगर से हटाए। यानी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की विधायक केतकी सिंह को यहां प्रचार करने के लिए अलीनगर दरभंगा में भेजा है, जिसने जबरदस्त तरीके से पूरे क्षेत्र के अंदर पार्टी की लुटिया डुबा दी दोस्तों। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों ने बीजेपी के नेत्री से माफी की अपील की और कहा है कि अगर माफी नहीं मांगी गई, चेतावनी देते हुए, तो बीजेपी का बहिष्कार सारी सीटों पर किया जाएगा। और जहां पर बीजेपी को एक तरफा वोट मिलता था, उस क्षेत्र के अंदर भाजपा की एक सीट आने के लिए भाजपा को तड़पा दिया जाएगा। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कई सारे महागठबंधन के नेताओं के बयान से लग रहा है कि इंडिया गठबंधन इस बार जिस समीकरण के तहत आगे बढ़ रही है दोस्तों, उस समीकरण के अंदर लगभग 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। एक तो पहले से ही नाम घोषित कर दिया गया है दोस्तों मुकेश सहनी का। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग से डिप्टी सीएम कांग्रेस पार्टी बनाएगी। खुद का दलित समाज से आने वाले राजेश राम जो कुटुंबा से विधायक बनेंगे, तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और इसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ओसामा यानी शहाबुद्दीन के बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो पूरी तरीके से तय है कि मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति को जरूर उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा दोस्तों। लेकिन इसका ऐलान चुनाव के बाद होगा। सबको पता है कि अगर चुनाव से पहले ऐलान कर दिया जाए तो कौन सी पार्टी है जो इस पूरे चुनाव का असली मुद्दा भटकाकर हिंदू मुस्लिम कर देगी। इसी से बचने के लिए इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है कि वो चुनाव के बाद सब कुछ तय करेंगे। खासकर मुस्लिम समाज के उप मुख्यमंत्री पोस्ट को लेकर दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर एनडीए गठबंधन में बगावती सुर तो छोड़िए दोस्तों, अब तो बगावत इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग इस्तीफा दे देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके एनडीए गठबंधन को निशाने पर ले रहे हैं। एनडीए में बगावत जेडीयू के पूर्व एमएलए वीरेंद्र कुमार सिंह जो 2015 में चुनाव जीते थे, उन्होंने चेतन आनंद का विरोध करते हुए नबी नगर के पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार ने 150 जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारियों और स्थानीय नेताओं के साथ में चेतन आनंद का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू में नीतीश कुमार की नहीं चल रही है। प्रत्याशी चेतन आनंद का विरोध करते हुए इस्तीफे की मांग की गई है। कहा गया कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की नहीं चल रही, वरना गंगा पार का उम्मीदवार यहां पर भेजने का कोई मतलब ही नहीं था। यानी दोस्तों जो तिरहुत का क्षेत्र है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायक थे चेतन आनंद, उनको गंगा पार दूसरी और मगध क्षेत्र में भेजा गया चुनाव लड़ने के लिए। यानी एरिया भी सेम नहीं है दोस्तों, यानी भाषा भी अलग है उस क्षेत्र की, और वहां पर दूसरे क्षेत्र से लाकर लोगों को चुनाव लड़वाया जा रहा है केवल इसलिए क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को लगता है कि चेतन आनंद के बेटे को जाति के नाम पर वोट मिल जाएगा। लेकिन मगध क्षेत्र में जो सेम जाति के लोग हैं वो अपना उम्मीदवारी चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि बाहर से आए व्यक्ति जो गंगा पार से आया है उसको कैसे चुनाव लड़वाया जा सकता है। सवाल तो एकदम जेन्युइन है, लेकिन जवाब कौन देगा? नीतीश कुमार तो आजकल जवाब देने की हैसियत में दिखाई देते नहीं है दोस्तों। स्थिति उनकी काफी खराब नजर आती है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी वो कमजोर नजर आते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा इस पूरे मामले पर। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जो चर्चाएं आजकल बिहार में चल रही है। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें मुकेश सहनी के अलावा और भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। ये बात तेजस्वी यादव ने डंके की चोट पर मीडिया से बात करते हुए बोला है। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी जी के अलावा हम लोग 2 और उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, तो सभी लोगों को एकजुट रहना है, चिंता नहीं करनी, हम लोग सबका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे। साथ साथ बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन ने साझा की चुनावी घोषणा पत्र और आरजेडी सूत्रों के मुताबिक साझा घोषणा पत्र पर सभी घटक दलों के बीच में सहमति बन गई है दोस्तों। यह 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव की मौजूदगी में जारी किया जाएगा। घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव की हर घर नौकरी और जीविका संविदा कर्मियों की बातें, उनसे किए गए वादे और MAA के साथ साथ BETI यानी बेटी योजना को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के चुनावी वादों को भी इसमें घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। इसके अनुसार 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 रुपए का गैस सिलेंडर और घोषणाएं अन्य भी की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। एकजुटता दिखाने के लिए सभा बुलाई जा रही है 28 तारीख को। देखते हैं क्या क्या बड़े ऐलान होते हैं। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अमित शाह को लग रहा है कि बिहार में वो कोई रणनीति करेंगे, रणनीति चलेंगे, चाल चलेंगे और सामने बैठी वाली पार्टी घर में जाकर बैठ जाएगी। यानी कोई और दूसरा कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन अमित शाह को पता होना चाहिए कि ये बिहार है, यहाँ पर हर जगह राजनीति होती है और अमित शाह जैसी राजनीति को यहाँ पर बच्चा भी भाव नहीं देता। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि अब अमित शाह ने गोपालगंज से जनसुराज का उम्मीदवार हटवाने में सफलता तो प्राप्त कर ली, लेकिन जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार अनूप श्रीवास्तव को बुलाया और उनको अपनी पार्टी का पूरा समर्थन दिया। जिस तरीके से मोहनिया में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया था, तो तेजस्वी यादव ने रवि पासवान को बुलाकर अपना समर्थन दे दिया था। तो कार्यकर्ता तो एकजुट है, उनके पास नेता भी है दोस्तों और वोट भी होगा और जबरदस्त मुकाबला होगा। इसलिए अमित शाह को अगर लग रहा होगा कि उम्मीदवार दूसरी पार्टी का रद्द करवा
करवा देंगे तो फिर कुछ आगे नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए ये खबर है कि जनसुराज पार्टी भी इतनी जल्दी मैदान छोड़ने वाली नहीं है दोस्तों। और अमित शाह को कहीं ना कहीं आईना दिखाते हुए निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया गया है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दरभंगा जिले में पिछली बार मात्र 6000 वोटों से हारने वाले राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार विनोद मिश्रा की ओर से मैथिली ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ने के दौरान एक भाषण देते हुए साफ शब्दों में बोला गया कि हम लोग मिथिलांचल के संस्कृति का प्रतीक माने जाने वाले पाग के अपमान का पूरा बदला लेंगे और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से लोग जिन्होंने पाग का अपमान किया है उनसे बदला लिया जाए, उनको हराया जाए। उन्होंने कहा कि मिथिला की शान है पाग और इसका अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मैथिली ठाकुर का चुनाव अब कह सकते हैं कि पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर है दोस्तों। उन्होंने एक ऐसा बड़ा मिस्टेक किया है जिसको अब कोई नहीं बचा सकता और कह सकते हैं कि दरभंगा के अलीनगर के अंदर अब केवल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विनोद मिश्रा बचे हुए हैं और यह तय होगा कि वो कितनी वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। दोस्तों अब मैथिली ठाकुर लड़ाई में नहीं है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। जनसुराज और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में होगा मुकाबला। साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है दोस्तों। अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने परिणाम से पूर्व ही सीट चुरानी शुरू कर दिया। आरोप लगाते हुए आरजेडी ने कहा कि कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा सीट से हमारी सम्मानित उम्मीदवार श्रीमती श्वेता सुमन को अन्यायपूर्ण राजनीतिक साजिश और अनुचित दबाव के तहत नामांकन रद्द किया गया। ऐसा करना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता के खिलाफ है। श्रीमती श्वेता सुमन इस क्षेत्र में लंबे समय से स्थायी निवासी है और उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिसमें जाति प्रमाण पत्र भी शामिल है पूर्णतः वैध, सत्य और संबंधित अधिकारियों के नियम के अनुसार प्रमाणित है। उन्होंने 20 अक्टूबर 2025 को नामांकन प्रस्तुत किया था जो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रमाणित भी किया गया। इसके बावजूद अन्य 2 उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर आपत्तियों के कारण बिना उचित कानूनी प्रक्रिया और उचित सुनवाई के रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ ने 22 अक्टूबर 2025 को उनका नामांकन निरस्त कर दिया। इस फैसले का आधार सर्कल ऑफिसर दुर्गावती की रिपोर्ट थी जिसमें जाति प्रमाण पत्र के नियमों के अनुसार न बताकर इसका निरस्तीकरण किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित जांच के नियमों का पालन नहीं किया गया। पटना हाईकोर्ट के बैद्यनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस के अनुसार जाति प्रमाण पत्र की रद्दीकरण की प्रक्रिया के लिए एक समुचित स्क्रूटनी कमेटी का गठन अनिवार्य है जो इस मामले को पूरी तरीके से अनदेखी करता है और इसीलिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। अब देखते हैं हाईकोर्ट का इस मामले पर इस सीट पर चुनाव रोकने के आदेश जारी करेगा या उनके नामांकन को जो गलत तरीके से रद्द किया गया है उसे वापस करने के लिए बोलेगा। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार का भंडारा चल रहा है दोस्तों और भंडारे में कहां-कहां पर पैसे लूटे गए हैं इस बात की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी लिस्ट जारी की है और एनडीए गठबंधन का A to Z घोटाले की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पहला घोटाला जो ए से आता है वो है एडवाइजमेंट घोटाला 500 करोड़ का, बुडको घोटाला 1300 करोड़ का, छात्रवृत्ति घोटाला 250 करोड़ रुपए, धान घोटाला 3400 करोड़ का, ECDC बिल योजना में 22,575 करोड़ का घोटाला, फ्लड रिलीफ घोटाले में 100 करोड़ रुपए उड़ाए गए, गर्भाशय घोटाला जिसमें 46,690 गर्भाशय से खिलवाड़ किया गया, घोटाला किया गया, हर घर शौचालय घोटाला 15 करोड़ का, IAS घोटाला 11,412 करोड़ का, जन्नी घोटाला करोड़ों का घोटाला, किसान क्रेडिट कार्ड घोटाला 3 करोड़ 79 लाख का, LED डस्टबिन घोटाला 8 करोड़ का, मनरेगा घोटाला 6,000 करोड़ का, नियोजन शिक्षा घोटाला लाखों के साथ घोटाला, ओवर इनवाइसिंग घोटाला 70,000 करोड़ का घोटाला, प्राइमरी स्कूल आंगनवाड़ी घोटाला 100 करोड़ का, क्वालिटी टेस्टिंग घोटाला भी हुआ, रोड कंस्ट्रक्शन का घोटाला हुआ, सृजन घोटाला तो जानते ही है दोस्तों कितना फेमस घोटाला है जहां पर सरकारी पैसा एनजीओ के खाते में पड़ा हुआ था, तटबंध घोटाला 3600 करोड़ का घोटाला, यूटिलिटी प्रमाण पत्र घोटाला 120 करोड़, वोटर लिस्ट घोटाला, वायर एंड ट्रांसफार्मर घोटाला 37 करोड़ की चपत जनता को लगाई गई और एक्सटॉर्शन घोटाला, यूथ स्किल्ड घोटाला 5 करोड़ का, फंड का दुरुपयोग 2010 से 16 के बीच में ये भी एक घोटाला और जेनरिक दवा घोटाला 75 लाख रुपए का। तो घोटालों की A to Z पूरी लिस्ट है। बिहार में घोटाले के सिवा है ही क्या, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। वैसे भी 71,000 करोड़ रुपए का तो पता ही नहीं है कि पैसा गया कहां। अगर आप भी मानते हैं कि CAG को अगर पता नहीं है कि 71,000 करोड़ कहां गए हैं तो वो नेताओं के जेब में गए होंगे, अधिकारियों ने लूट मचाई होगी और इसीलिए अब 70-71,000 करोड़ के घोटाले करने वाले लोगों को मौका देने से पहले जनता को 10 बार सोचना चाहिए। तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ
बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारे नेता राहुल गांधी जी दलित और मुस्लिम समुदाय के एक उप मुख्यमंत्री अवश्य बनाएंगे। यह सभी समाज को समुचित प्रतिनिधित्व देने के पक्षधर है। इंदिरा गांधी जी ने भोला पासवान और गफूर खान को अपना मुख्यमंत्री बनाया था। साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था, यानी गफूर साहब को भी बिहार का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया था। तो देश में नॉन मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट में अगर कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बना है दोस्तों तो वो बिहार में बना है और गफूर खान जी को कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बिहार समेत देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का जय हिंद।